अब नहीं हो रहा है, बार बार स्विच अप बोल रहा है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस से ली गई हैं। नेपाल से बीते 2 दिन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हमें बताती हैं कि प्रकृति कितनी संवेदनशील है और हम इसके प्रति कितने असंवेदनशील। नेपाल तबाही की अब तक जो वजहें निकल कर आ रही हैं उसमें एक प्रमुख वजह है ग्लेशियर्स की बर्बादी, जिसके पीछे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। संभवतः इस तबाही की अभी और भी वजहें सामने आएंगी जो बाद में जांच से निकलकर सामने हमारे आएंगी, लेकिन सुधार की शुरुआत खुद से होती है। इसलिए आइए अपने गिरेबान में झांकें और ये समझें कि प्रकृति हमारे आपके विनोद का साधन नहीं है, यहाँ विवेक ज़्यादा ज़रूरी है। इस नोट के साथ आज विस्तार से बात करेंगे नेपाल में हुई तबाही पर और इस पर भी कि इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। मिलेनियल्स फिल्म 2012 के जो दृश्य देख सहमे थे उससे भी विभत्स चीज़ें असल जीवन में दिख गईं। पिछले 24 घंटे से नेपाल की यही कहानी है। देखते देखते बिल्डिंगें गिर गईं, पुल टूट गए, सड़क पर खड़ी गाड़ियां खिलौने की तरह बह गईं, घर और होटल पानी के साथ बह गए। उत्तर में चीन और बाकी 3 तरफ से भारत से घिरा नेपाल इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। 1500 लोग लापता हैं, 300 लोगों की जान चली गई है और ये अभी कम से कम वाला आंकड़ा है। मिनट दर मिनट हताहतों की खबरें अपडेट हो रही हैं। पहले खबर आई कि 300 भारतीय लापता हो गए हैं, फिर आई कि 100 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दोपहर में विदेश मंत्रालय ने बताया कि अभी भी 288 भारतीयों का कुछ पता नहीं चला है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से है। जो 288 भारतीय लापता हैं उनमें त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 73 भारतीय भी शामिल हैं। तमिलनाडु के 37 और 49 लोगों के 2 ग्रुप हैं। पश्चिम बंगाल के 32 भारतीयों के एक ग्रुप का भी कोई पता अभी नहीं चला है। केरल से 33 और अलग अलग अन्य राज्यों से 61 भारतीयों की कोई खोज खबर अभी तक नहीं है। राहत और बचाव की हर संभव कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीयों को बचा लिया गया है। संकट के समय पड़ोसियों के साथ खड़े होने वाला भारत नेपाल में मदद का सामान लगातार भेज रहा है। ज़रूरी मेडिकल सामान, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाइयाँ लगातार पहुँचाई जा रही हैं। कल रात राहत सामग्री की पहली खेप वायुसेना के विमान C-130J से वहाँ भेजी गई। करीब 10 टन ज़रूरी सामान भेजा गया है। आज गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस से सेना के C-17 विमान के जरिए 37 टन राहत सामग्री और नेपाल भेजी जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फ़ोन पर बात की। नेपाल के लोगों के प्रति एकजुटता जताते हुए हर संभव मानवीय मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहत कार्यों में पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिलाया है। भारत नेपाली अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। भारत में नेपाल के दूतावास ने इस नेक काम के लिए शुक्रिया अदा किया। नेपाल में बाढ़ से प्रभावितों की मदद के लिए भारतीय दूतावास ने 2 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। किसी भी तरह की सहायता और जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यूपी का जो भी व्यक्ति हादसे में फंसा हुआ है, उसे किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो उसके परिजन 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। 1070 ये नंबर है।
नेपाल में ग्राउंड जीरो से हालात जानने समझने के लिए लल्लन टॉप की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। नेपाल की ताज़ा स्थिति और बचाव के लिए हो रहे काम पर जानकारी दे रहे हैं विकास वर्मा। लल्लन टॉप इस वक्त नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 55 से 60 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है नुआकोट डिस्ट्रिक्ट, और नुआकोट का रास्ता अमूमन 2 से ढाई घंटे का होता है, लेकिन इस वक्त ये रास्ता तय करने में करीब 4 से 4.5 घंटे का वक्त लगा है। आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर जब फ्लैश फ्लड आया था, पीछे त्रिशूली रिवर है, त्रिशूली रिवर में फ्लैश फ्लड आया था। सुबह के वक्त करीब 9:30 का वक्त था, 26 अगस्त की तारीख थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो बैंक है, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, ये 4 मंजिला इमारत है। इसके 2 मंजिला पूरी तरीके से जो मलबा है उससे दबे हुए हैं, उसमें पूरा मलबा घुसा हुआ है। उसके ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं उसमें भी आपको मलबा नज़र आ रहा होगा। उसके आगे आप देखेंगे एक दफ्तर है, कृषि विकास कार्यालय का दफ्तर है। कुछ और आगे जो है यहाँ पर मार्केट हुआ करता था, कुछ दूरी पर यहाँ से स्कूल हुआ करता था। तो किस तरीके से फ्लैश फ्लड ने यहाँ पर तबाही मचाई है, वो आपको दृश्य आपको यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आएगा। अभी जो ताज़ा हालात हैं, तो नेपाल में जो फ्लैश फ्लड आया था उसमें 289 लोगों की मौत हो चुकी है और 826 लोग अभी भी लापता हैं। ये जो डेटा है, नेपाल पुलिस के प्रवक्ता हैं अभी नारायण काफले, इन्होंने जो स्थानीय मीडिया है, नेपाल की मीडिया है, उससे बातचीत में ये आंकड़ा बताया है। साथ ही साथ जो लोग लापता हुए हैं उसमें 44 नेपाली सेना के जवान हैं, 28 नेपाल पुलिस के जवान हैं, 13 सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी इसमें शामिल हैं। 644 पर्यटक अभी भी संपर्क से बाहर है, जिसमें 1517 विदेशी नागरिक हैं और 127 नेपाली टूरिस्ट हैं। ये आंकड़ा नेपाल पुलिस की ओर से बताया गया है। जो 1517 विदेशी नागरिक है उसमें बड़ी संख्या भारतीय टूरिस्ट की भी है। यहाँ से जो नुआकोट में इस वक्त हम खड़े हैं, मेरे राइट हैंड पे आप देखेंगे ये सीधा रास्ता जाता है रसुआ की तरफ, जो कि आगे जाके नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर है, नेपाल और चाइना का बॉर्डर है। वहाँ से फ्लैश फ्लड आया था। जो सबसे पहली तस्वीरें आपने देखी थी, वहाँ पर जो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जो यात्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका एक CCTV आया था, किस तरीके से वहाँ पर तबाही मची थी फ्लैश फ्लड के बाद। तो वो दृश्य, उसके बाद वहाँ से जो है तमाम नदियों से फ्लैश फ्लड होता होता त्रिशूली रिवर में आया। जो नुआकोट है वो भी यहाँ पर प्रभावित हुआ है। एग्जैक्ट डेटा अभी भी नेपाल पुलिस ये कह रही है कि अभी भी एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर आर्मी का रेस्क्यू सेंटर है। लगातार यहाँ से हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे हैं और जहाँ भी लोग मौजूद हैं उन्हें रेस्क्यू करके वहाँ तक ले जाया जा रहा है। तो ये फ़िलहाल इस वक्त फ्लैश फ्लड के बाद के हालात हैं। किस तरीके से यहाँ पर तबाही मची है तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है। स्निफर डॉग की मदद से यहाँ पर नेपाल पुलिस के जवान तलाश रहे हैं, ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं क्या मलबे में कोई दबा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके का दृश्य है। ग्राउंड ज़ीरो से लगातार हम आप तक हर खबर पहुँचा रहे हैं। अब बड़ा सवाल कि नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ की वजह क्या है। पहले जब वीडियो आने शुरू हुए तो लोगों को समझ नहीं आया, नदी में बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, भूकंप आया, हुआ क्या। 26 अगस्त की शाम होते होते नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का बयान आया। वो बोले लैंडस्लाइड से कुछ समय पहले तिब्बत नेपाल सीमा पर भूकंप की खबर मिली थी, इससे लगा कि कारण भूकंप हो सकता है, लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि वजह भूकंप नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर हिस्सा टूटकर करीब 1200 मीटर नीचे घाटी में गिरा और अपने साथ बड़ी मात्रा में बर्फ, पानी, पत्थर, पेड़ और मिट्टी ले आया। इससे लेंदे खोला और फिर भोटेकोशी त्रिशूली नदी सिस्टम में अचानक पानी और मलबे की बाढ़ आ गई। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि त्रिशूली का जलस्तर करीब 30 मिनट में लगभग 9 मीटर तक बढ़ गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर और पहाड़ों की ज़मीन लगातार कमज़ोर हो रही है, इससे ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ा है। हालांकि अभी यह पूरी तरह साबित नहीं हो पाया है कि ग्लेशियर क्यों टूटा। बाढ़ की वजहों पर हमारे इंटरनेशनल बुलेटिन दुनियादारी में भी हमने विस्तार से बात की है, उसका लिंक आपको इस शो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना अब मुश्किल है। बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों को घरों से दूर कर दिया है, बेघर कर दिया है।
नेपाल हमेशा से देश दुनिया का एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट रहा है। बड़ी संख्या में यात्री नेपाल की नेचुरल ब्यूटी को देखने वहाँ पहुँचते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी एक अहम पड़ाव नेपाल है। इस कठिन यात्रा का अपना महत्व है। इस दफ़ा भी सैकड़ों भारतीय इस यात्रा पर निकले थे, लेकिन बाढ़ के बाद उनका अपने परिजनों से संपर्क टूट गया है। भारत में बैठे उनके परिजन आखिरी कॉल और मैसेज को याद करके सलामती की दुआ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापार का गांगुली परिवार भी ऐसे ही इंतज़ार में है। मौसमी गांगुली और अरिंदम गांगुली 21 अगस्त को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक ग्रुप के साथ निकले थे। ग्रुप में दुर्गापुर के करीब 5-6 लोग और कुल करीब 36 यात्री थे। उनके पड़ोसी बता रहे हैं कि अरिंदम यात्रा की तैयारी के लिए रोज़ पैदल चलने का अभ्यास तक कर रहे थे। दोनों के अपने परिजनों से एक रात पहले तक बातचीत हुई थी। उसके बाद फ़ोन पर घंटी तो जाती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। नहीं, अभी तो कुछ मिला नहीं। उनके बेटी से बात हुआ तो रेस्क्यू टीम थोड़ा उठा रहे हैं, तो हम लोग को लगा जो उनका मम्मी माने मौसमी गांगुली को लग रहा है जो उठा रहे हैं रेस्क्यू टीम। वहाँ से हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। इसी तरह तमिलनाडु से 57 लोगों का एक ग्रुप 23 अगस्त को एक एजेंसी के जरिए नेपाल आया था। 20 लोगों के सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है, लेकिन बाकी सदस्यों की कोई सटीक जानकारी अभी नहीं मिली है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों के परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहे हैं। टूर ऑपरेटर भी कोई साफ जानकारी नहीं दे रहे। तमिलनाडु के मुथुनाथम की भी लगभग यही कहानी है। उनकी पत्नी शिवरंजनी 23 अगस्त को एक ग्रुप के साथ कैलाश की यात्रा के लिए निकली थी। बस तिब्बत बॉर्डर के पास पहुंची थी कि अचानक लैंडस्लाइड हो गया। बस में सवार लोग किसी तरह वहां से निकलकर सेना के एक शिविर तक पहुंच पाए। 26 अगस्त की सुबह शिवरंजनी का वीडियो कॉल आया। बोली घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ही देर बाद आई बाढ़ ने चिंताएं फिर से बढ़ा दी। शाम करीब 4:30 बजे मुथुनाथन को शिवांगी का एक ऑडियो मैसेज मिला। बताया कि वो लोग नेपाल सरकार से संपर्क कर रहे हैं। हवाई रास्ते से रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद से अब तक फिर से संपर्क बाधित है। पिछले 8 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे ओडिशा के संदीप महापात्रा और उनकी पत्नी सिद्धार्थ कुमारी साहू छुट्टियों में नेपाल आए थे। बाढ़ के बाद से लापता हैं। ओडिशा सरकार के मुताबिक बाढ़ के समय उनकी आखिरी लोकेशन इमिग्रेशन सेंटर के पास दर्ज की गई थी। रांची के कोकर इलाके के रामप्रसाद घोष का भी कोई अता पता अभी नहीं है। वो नेपाल के त्रिशूली में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर थे। 6 महीने पहले ही प्रोजेक्ट पर उनका काम शुरू हुआ था। 2 महीने पहले 10 दिन की छुट्टी लेकर वो घर आए थे। आखिरी दफ़े परिवार से मंगलवार को वीडियो कॉल पर बात की थी, लेकिन बाढ़ की खबर के बाद से उनका परिवार परेशान है। टीवी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पानी में डूबने के विजुअल्स देखकर उनके परिजन और भी विचलित हैं। इस साइट पर 200 और भारतीय काम कर रहे थे। रामप्रसाद की भाभी दित्या का इस बीच बयान आया है। बोली कि सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में वो उन्हें ढूंढने के लिए इस तरह परेशान होंगे। राज्य और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। लोकेशन पता लगाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देखें कि क्या कहते हैं आ रहा है नेपाल में, ऐसा हो गया। फिर हम लोग बैठ के तुरंत कॉल लगाना स्टार्ट किए। उसके बाद तो फिर कॉल ही नहीं लगा। आज तक अभी तक नहीं लगा। हम लोगों ने एम्बेसी में भी मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। वहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका, कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ लोग दिख रहे हैं, पेड़ पे दिख रहे हैं, कुछ लोग टनल में, जैसे न्यूज़ में आ रहा है। बस यही अपडेट, और हम लोग पास कोई अपडेट ही नहीं है। इस बीच ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। ईशा फाउंडेशन के कैलाश मानसरोवर के 80 तीर्थयात्रियों का ग्रुप बाढ़ की चपेट में आया है। इनमें 46 महिलाएं भी शामिल हैं। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के लोग भी इस ग्रुप में थे। हादसे के बाद से ही पूरे ग्रुप से संपर्क टूटा हुआ है। जग्गी वासुदेव ने भारत, चीन और अमेरिका के दूतावासों से मदद की अपील की है। भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। सबसे बड़ा हिस्सा बिहार और यूपी से सटा है। बिहार और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता सदियों से प्रचलित है। दोनों तरफ के लोगों का एक दूसरे के यहाँ रोजगार और व्यापार के लिए आना जाना लगा रहता है, बिना किसी वीज़ा और पासपोर्ट के। नेपाल से बिहार और बिहार से नेपाल में शादियाँ भी आम बात है। पड़ोस में आए बाढ़ का डायरेक्ट असर बिहार पर पड़ना स्वाभाविक था, सो पड़ा है। भोटे कोशी नदी का पानी त्रिशूली नदी तक पहुंचा और फिर यहाँ बाढ़ त्रिशूली से आगे नारायणी नदी तक पहुंची। नारायणी नदी नेपाल से बहकर भारत आती है। भारत पहुंचते पहुंचते इसका नाम गंडक हो जाता है। बिहार के वाल्मीकि नगर तक ये नदी पहुंचती है। वाल्मीकि नगर से गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए हाजीपुर और सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने का सीधा असर निचले इलाके यानी भारत की गंडक नदी पर पड़ता है। इस कारण से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में बाढ़ का खतरा बना रहता है।
लेकिन खबरें बता रही हैं कि फिलवक्त चिंता की बात नहीं है। वाल्मीकि नगर में है गंडक बराज, उसके सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वाल्मीकि नगर के गंडक बराज से करीब 86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद खुद वाल्मीकि नगर बराज पहुंचे। नेपाल में आई त्रासदी के लिए भारत मदद के लिए हर रूप से तैयार है। एक तरफ जहां रिलीफ एड भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की 4 टीमें गाजियाबाद में अलर्ट मोड या स्टैंड बाय पे रखी गई है। लेकिन चिंताएं भारत के लिए भी है। जब भी गंडक नदी में इस तरह की मूवमेंट होती है, नेपाल में त्रासदी होती है, तो भारत का यूपी और बिहार का वो हिस्सा जहां सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं। इस मैप से हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट कहां कहां किस तरह से की गई है और उसका कारण क्या है। सबसे पहले यूपी की तरफ इंपैक्ट आता है। जो वाल्मीकि नगर में बराज है, वहां पे वाटर का इनफ्लो बढ़ता है और खुशीनगर के लिए चिंताएं बढ़ती हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बिहार का ये इलाका आप देख रहे हैं, वेस्ट चंपारण, जहां पे एनडीआरएफ का एक डिप्लॉयमेंट मैपिंग भी आपको दिखाई देगा। वेस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ जाती हैं क्योंकि गंडक का प्रवाह यहीं पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और फिर वेस्ट चंपारण से होते हुए ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरनगर का ये पूरा बेल्ट, मुजफ्फरपुर का ये पूरा बेल्ट है बिहार का। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये वो पूरा बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा चिंताएं तब बढ़ती हैं जब गंडक नदी में पानी का प्रवाह बढ़ता है या नेपाल में इस तरह की घटनाएं होती हैं। यही वजह है कि आप अगर यहाँ डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे एनडीआरएफ की, तो आपको एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पे डिप्लॉयड दिखाई देंगी वेस्ट चंपारण में, ईस्ट चंपारण में, मुजफ्फरपुर में। तो कुल मिलाकर भारत ने अपनी तरफ से भी तैयारी कर ली है। अगर इस त्रासदी का असर भारत के ऊपर पड़ता है तो किस तरह से एनडीआरएफ रिस्पॉन्ड करेगी, उसकी वजह से यूपी और बिहार दोनों राज्य सरकारों ने रिव्यू कर लिया है। जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलर्ट कर दिया गया है। जहां जिस तरह की डिप्लॉयमेंट मांगी गई थी, एनडीआरएफ की लोकल टीम्स को वहां डिप्लॉय करके रखा गया है। कल जो हादसा हुआ वो बारिश की वजह से नहीं हुआ था। वह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर भूट कोसी की एक सहायक नदी में डबरा और बर्फ गिर जाने से बनी कृत्रिम झील के फटने से हुआ था। तो उस कृत्रिम झील में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि नदी में ज़्यादा पानी होता है और वो बहुत छोटी सहायक नदी थी जिसको नेपाल में खोला कहते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी था नहीं, लेकिन चूँकि वो ऊंचाई से गिरा तो अपने आसपास के ज़िलों में भीषण तबाही मचाते हुए निकला, खासतौर पर अपने रास्ते के दोनों तरफ के इलाकों में। लेकिन जैसे वो पहाड़ से नीचे उतरा, उसकी गति कम हो गई और उसका फैलाव बढ़ने लगा। त्रिशूली नदी में मैदानी इलाके में उसका फैलाव दोनों तरफ होने लगा और जो पानी का वेग था उससे नुकसान भी कम होने लगा। जो नुकसान हुए वो पहाड़ी इलाके में हुए, निचले इलाके में नहीं हुए। इसलिए निचले इलाके में जब नेपाल के नहीं हो रहा था नुकसान, तो बिहार में भी नुकसान होने की कोई वजह नहीं थी। और बारिश उस इलाके में बिल्कुल कम थी। कल जब मैंने बारिश के आंकड़े देखे तो 10 mm से 20 mm में बारिश हुई थी। अगर बारिश तेज रही होती तो निश्चित तौर पर बिहार पर इसका बुरा असर पड़ता, लेकिन बारिश नहीं थी, इसलिए जितना पानी झील में जमा था उतना ही पानी फैलना था और वो पानी नेपाल तक ही सीमित रहा। गंडक में पानी थोड़ा बहुत बढ़ा, खासतौर पर रात में 11 बजे के आसपास बताया गया कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी गंडक का डिस्चार्ज था। और गंडक के लिए बहुत सामान्य बात थी, क्योंकि गंडक की डिस्चार्ज कैपेसिटी 8.5 लाख क्यूसेक है और इस मौसम में कई बार वो 2 लाख क्यूसेक भी चला जाता है। तो 1.5 लाख कोई खास बात नहीं थी। और जहाँ तक कि अब तक की रिपोर्ट है, बिहार के किसी गाँव में इसका पानी घुसने और बाढ़ आने की भी खबर हमारे पास नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि बिहार पर असर नहीं पड़ा। लेकिन ये बात ज़रूर उसमें शामिल किया जाना चाहिए कि अधिकारियों ने इसका अनुमान लगाने में चूक की। ये ठीक है कि तैयारी अपने स्तर पर की गई, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया, गांव खाली कराए गए, लेकिन बगहा के अनुमंडल की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ था कि 2 घंटे में पानी आएगा और खाली करना है। तो ये अनुमान सटीक नहीं था, क्योंकि पानी आते आते कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लगा, और 12 से भी ज़्यादा घंटे का, क्योंकि 9 बजे पानी निकला था और 11 बजे पानी पहुंचा। तो अनुमान लगाने में चूक हुई। कहीं कहीं केंद्रीय जल आयोग के नाम से भी एक रिपोर्ट दिखती है कि गंडक बराज के पास 3 मीटर ऊंची मतलब पानी की लहर बनेगी। अब केंद्रीय जल आयोग ने ऐसा कहा है या नहीं कहा है, लेकिन अगर केंद्रीय जल आयोग ने ऐसा कहा है तो उससे भी अनुमान लगाने में चूक हुई।
तैयारी बिल्कुल सही थी बिहार सरकार की, लेकिन अनुमान थोड़ा सटीक लगाने की उम्मीद हम सब उनसे करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज और उससे लगे कुशीनगर जिले को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंडक और नारायणी नदियों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा है। बाढ़ में अपनों को खोने वालों के प्रति लल्लन टॉप की पूरी संवेदना है। उम्मीद है कि लापता हुए लोगों का संपर्क जल्द से जल्द अपने परिजनों से होगा। फिलहाल बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों के बारे। पहली सुर्खी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई। ये हादसा कानपुर के गंगा बराज के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गर्ग एविएशन का था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान करीब 200-250 फीट की ऊंचाई पर था, तभी अचानक हवा में डगमगाया, फिर नीचे गिरा और नीचे गिरते ही पूरा एयरक्राफ्ट टूटकर बिखर गया। पुर्जे दूर दूर तक बिखरे। हालांकि विमान में आग नहीं लगी, लेकिन पायलट और ट्रेनी पायलट की इस हादसे में जान चली गई। हादसे में जान गंवाने वाले पायलट सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले थे, वहीं ट्रेनी पायलट अभिषेक पुजारी कर्नाटक के रहने वाले थे। हादसे को लेकर कानपुर कमिश्नर ने बताया कि पायलट को 3000 घंटे उड़ान का अनुभव था। आमतौर पर एयरफील्ड में इतने घंटे की उड़ान को अहम माना जाता है। ऐसे में हादसा हुआ कैसे, इसकी जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। अब AIB इस हादसे की जांच करेगा। इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है और ये वापस जा रहे थे। और इसकी जो ये ड्वेल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है, इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी DGCA को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। मुख्य तौर से यहाँ पर पुलिस ने इसको पूरा एरिया को अपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है और आगे की जो बॉडीज को इनको यहाँ से ले जाया गया है। ये जो टेक्नम प्लेन है, इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि 2023 से इनके यहाँ पर ये ट्रेनिंग के लिए लाया गया था और आगे की जो जितनी भी टेक्निकल जो है इंक्वायरी है वो DGCA द्वारा की जाएगी। अगली सुर्खी IIT दिल्ली से जुड़ी है। यहाँ MSc स्टूडेंट के जान देने के मामले की जांच के लिए अब एक नई जांच कमेटी बनी है। 5 सदस्यीय इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस मुक्ता गुप्ता करेंगी। वकील रहते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने जेसिका लाल मर्डर केस, नीतीश कटारा मर्डर केस और नैना साहनी जैसे हाई प्रोफाइल केस लड़े हैं। जस्टिस मुक्ता 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुई थी और करीब 5 साल बाद 2014 में परमानेंट जज बनी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने GB रोड पर महिलाओं के रिहैब के लिए बड़ा काम किया। 2023 में जस्टिस मुक्ता रिटायर हो गई थी। अब उन्हें IIT स्टूडेंट मौत की जांच से जुड़ी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले कमेटी की अध्यक्षता उत्तराखंड के पूर्व DGP अशोक कुमार को सौंपी गई थी, पर छात्रों ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अशोक कुमार ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए खुद को जांच से अलग कर लिया। अब बनी जस्टिस मुक्ता गुप्ता वाली नई कमेटी में एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप शरड़, 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और IIT दिल्ली के रजिस्ट्रार शामिल हैं। यह कमेटी छात्र की मौत के कारणों, परिसर में छात्रों के मेंटल हेल्थ और सेफ्टी सिस्टम में हुई कथित संस्थागत खामियों की पड़ताल करेगी और इंस्टीट्यूट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने किशनगढ़ थाने में इस मामले में जान देने के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें छात्र के मोबाइल फ़ोन और काउंसलिंग रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। वहीं कैंपस के भीतर बीते 4 दिन से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे हैं। इस मामले पर दी लल्लन टॉप ने भी कैंपस से रिपोर्ट की है। हमारी साथी नेहा ने छात्रों और मृतक ऋषिकेश कुमार के परिवार से बात की। उस रिपोर्ट का लिंक आपको शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तीसरी सुर्खी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। NLSIU ने 12 सितंबर को होने वाला अपना दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया है। ये फैसला उस विवाद के बाद आया जब छात्रों ने दीक्षांत समारोह में CGI सूर्यकांत और BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के शामिल होने का विरोध किया था। 27 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन में यूनिवर्सिटी ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो तय कार्यक्रम के अनुसार सालाना दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं करा पाएगी। ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को प्रस्तावित तारीख के बारे में पहले ही 3 अगस्त को बता दिया गया था। हालांकि यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि इसकी वजह से छात्रों को उनकी डिग्रियां मिलने में कोई समस्या, कोई रुकावट नहीं पेश आएगी। NLSIU ने इस फैसले के बाद 2026 के ग्रेजुएट छात्रों को दीक्षांत समारोह के बिना ही डिग्री दी जाएगी।
यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध हैदराबाद के नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज में हुए विवाद के बाद हुआ था। नालसार के छात्रों ने सीजेआई के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार काउंसिल्स को निर्देश दिया था कि नालसार 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल ना किया जाए। इस निर्देश का और भी विरोध हुआ, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने भी फटकार लगाई थी। हालांकि बाद में बीसीआई ने अपना फैसला वापस ले लिया था और छात्रों से माफ़ी भी मांग ली थी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।